आज हम पढ़ेंगे सैल्वाडोर और इस कहानी को लिखा है डब्ल्यू सोमरसेट मॉगम ने। बहुत ही प्यारी सी सिंपल कहानी है। एक इंसान की जर्नी और उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे वो अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को फेस करता है, स्ट्रगल करता है। बहुत अच्छी कहानी है और उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी और आप सभी को ये स्टोरी सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सैल्वाडोर 15 साल का एक बच्चा है जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है हमेशा। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि उसे कोई टेंशन हो किसी बात की, हमेशा खुश रहता है। उसके फादर फिशरमैन थे, मछुआरे थे, तो हर सुबह समुंदर के किनारे पर आकर खड़ा हो जाता, बहुत कम कपड़े पहनता और उसका जिस्म बहुत पतला दुबला था। सैल्वाडोर हमेशा पानी में खेलता रहता था। उसके पैरों की स्किन बहुत सख्त हो चुकी थी क्योंकि वो पैरों में कोई भी स्लीपर्स या शूज नहीं पहनता था। सैल्वाडोर की जिंदगी बहुत सिंपल थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी। पूरे दिन समुंदर के पानी में रहता था और किनारे के पास पड़े पत्थरों से खेलता रहता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सैल्वाडोर के फादर के 2 बिजनेस थे। एक तो वो मछली पकड़ते थे, मछुआरे थे, और दूसरा बिजनेस था वाइन यार्ड का। वाइन यार्ड उस जगह को कहते हैं जहां पर शराब बनाई जाती है। सैल्वाडोर के 2 छोटे भाई भी थे जिनका वो बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। तो कहानी के स्टार्टिंग में सैल्वाडोर के बचपन को बताया गया है कि कैसे वो एक सिंपल लाइफ जिया करता था और बहुत ही खुश था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और देखते ही देखते सैल्वाडोर भी बड़ा हो गया। दोस्तों, सैल्वाडोर को एक लड़की से प्यार हो गया था। लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। सैल्वाडोर और उस खूबसूरत लड़की की एंगेजमेंट भी हो जाती है। लेकिन इसी दौरान सैल्वाडोर आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। आर्मी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आप सबको पता है कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, बॉर्डर्स पर जाना पड़ता है। तो सैल्वाडोर को भी मिलिट्री ज्वाइन करने पर अपना आइलैंड छोड़ना पड़ेगा। सैल्वाडोर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मिलिट्री के लिए। तो जब उसका जाने का टाइम आता है तो वो जोर जोर से फूट फूट कर एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। सैल्वाडोर मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद एक छोटे से वाइट झोपड़े में अजनबी लोगों के बीच में रहने लगता है। सैल्वाडोर को इससे पहले कभी भी भीड़ में रहने की आदत नहीं थी और वो बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन हो गया था। उसे समुंदर का पानी, समुंदर का किनारा, पहाड़, ये सब याद आ रहा था। उसे कैसे भी अपने घर वापस जाना था, उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। और उसको सबसे ज्यादा परेशान उस खूबसूरत लड़की की यादें कर रही थीं। समुंदर और पहाड़ को तो वो भुला भी सकता था, लेकिन अपने मंगेतर को कैसे भुलाता, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। सैल्वाडोर ने जैसे तैसे अपनी मंगेतर को एक लेटर लिखा। हालांकि उसे लिखना नहीं आता था, बच्चों की तरह खराब राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ उसने फिर भी लिखा और अपने जज्बात कागज के टुकड़े पर उतारे और फिर अपनी मंगेतर को भेज दिए। लेटर में उसने बताया कि वो उस लड़की को कितना ज्यादा मिस कर रहा है और कितना तड़प रहा है घर वापस आने के लिए। अच्छा, मिलिट्री में क्या होता है, आपकी शिफ्टिंग होती रहती है जगह जगह, कभी इस बॉर्डर पर, कभी उस बॉर्डर पर, कभी इस देश में, कभी उस देश में। तो सैल्वाडोर को भी अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। उसे स्पेजिया नाम की जगह पर भेजा गया, फिर वेनिस में भेजा गया, उसके बाद उसे बैन में भेजा गया और फिर फाइनली उसकी शिफ्टिंग चाइना में हो जाती है। चाइना में आकर सैल्वाडोर बहुत बीमार हो गया और महीनों तक हॉस्पिटल में रहा। फाइनली उसे बताया जाता है कि उसकी बीमारी का नाम है रूमेटिज्म। दोस्तों, रूमेटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें पूरी बॉडी में सारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो जब सैल्वाडोर को बताया जाता है कि तुम्हें रूमेटिज्म हुआ है और अब तुम्हें मिलिट्री छोड़नी पड़ेगी क्योंकि तुम अनफिट हो चुके हो, तो ये बात सुनकर वो राहत से भरी सांस लेता है क्योंकि उसे पता था कि फाइनली उसे इस नौकरी से छुटकारा मिल जाएगा और अब वो अपने घर वापस चला जाएगा, अपने मंगेतर से मिलेगा जाकर। उसको इतना चैन की सांस लेता है, इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई हद नहीं थी। डॉक्टर को तो लगा था कि सैल्वाडोर बहुत दुखी होगा ये जानकर, लेकिन डॉक्टर को क्या पता था कि सैल्वाडोर इतना खुश क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने एक बात और बताई। डॉक्टर ने कहा कि सैल्वाडोर, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ में रहेगी। लेकिन सैल्वाडोर ने डॉक्टर की इस बात को ज्यादा ध्यान से नहीं सुना क्योंकि उसे वापस जाने की इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। वो सोच रहा था कि मैं अपने आइलैंड पर वापस जाऊंगा, अपने मंगेतर से मिलूंगा, बड़ा एक्साइटेड था।
बहुत लंबा सफर तय करके फाइनली वो अपने घर पर पहुंच गया। सैल्वाटोर का वेलकम करने के लिए उसके फादर, उसकी मदर, उसके दोनों भाई वहां पर मौजूद थे। सभी लोग वहां पर थे, लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं थी जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई थी। सैल्वाटोर जब देखता है कि वो लड़की वहां पर नहीं है तो बड़ा परेशान हो गया। उसकी आंखें इधर से उधर उस लड़की की झलक पाने के लिए तड़प रही थीं। फाइनली उसने पूछ ही लिया कि मेरी मंगेतर कहाँ पर है। सैल्वाटोर की माँ ने कहा कि मुझे नहीं पता, हम लोग ने उसे 2-3 हफ्तों से कहीं नहीं देखा। उसी रात सैल्वाटोर खुद उस लड़की से मिलने उसके घर पर गया। लड़की आराम से अपनी माँ के साथ में बैठी हुई थी घर के बाहर। सैल्वाटोर इतने वक्त के बाद उस लड़की से मिल रहा था तो उसको थोड़ी सी शर्म आ रही थी। सैल्वाटोर ने मिलते ही सबसे पहला सवाल किया कि क्या तुम्हें मेरा लेटर मिला था जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि मैं घर वापस आने वाला हूँ। लड़की कहती है हाँ, हमें मिला था तुम्हारा लेटर, और आइलैंड के बच्चों ने हमें बताया कि तुम बीमार हो चुके हो। सैल्वाटोर एक्साइटेड होकर कहता है हाँ, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ। बेचारे को अपनी बीमारी का इतना गम नहीं था जितनी खुशी घर पर वापस आकर उस लड़की से मिलने की थी। लेकिन लड़की और उसकी माँ ने यह भी सुना था कि सैल्वाटोर की बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती, पूरी जिंदगी उसके साथ में रहेगी। हालांकि डॉक्टर ने काफी नॉनसेंस की थी, बकवास करी थी, लेकिन सैल्वाटोर को यकीन था कि जब वो अपने घर पर वापस जाएगा, अपने लोगों के साथ में रहेगा, तो फिर ये बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, छोटी सी कन्वर्सेशन के बाद वहां पर शांति हो जाती है। सभी लोग चुप हो जाते हैं और फिर फाइनली लड़की बोलती है और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो बीमार हो। तुम बीमार हो, अनफिट हो, कभी मेहनत नहीं कर पाओगे, कभी ठीक नहीं हो पाओगे, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। साफ साफ बोल देती है, कोई घुमा फिरा कर नहीं बोलती। और ये बातें सैल्वाटोर के सीने में एक तीर की तरह जाकर चुभती हैं। इतना दर्द था उसे जो बयां नहीं किया जा सकता। वो चुपचाप सीधा अपनी माँ के पास में गया और अपनी माँ की छाती पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगा। इतना सब होने के बाद भी सैल्वाटोर ने उस लड़की को ब्लेम नहीं किया। वो जानता था कि भला क्यों एक लड़की किसी बीमार इंसान से शादी करेगी, एक ऐसा इंसान जो उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि उसकी आंखें उसकी तकलीफ को बयां कर रही थीं, लेकिन फिर भी उसने कोई कंप्लेन नहीं करी और उस लड़की को कभी भी कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। कुछ महीनों के बाद जब चीजें थोड़ा सेटल हो गईं, थोड़ा तकलीफ कम हो गई, तो सैल्वाटोर की माँ ने कहा कि गांव में एक लड़की है जिसका नाम है असुंटा। असुंटा तुमसे शादी करना चाहती है, क्या तुम शादी करोगे? सैल्वाटोर कहता है कि असुंटा तो दिखने में अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, जरा भी अच्छी नहीं है, राक्षस की तरह दिखती है और मुझसे उम्र में भी ज्यादा बड़ी है। और असुंटा की पहले से एंगेजमेंट हो चुकी थी और उसका मंगेतर अफ्रीका में मर चुका है। उसका मंगेतर भी मिलिट्री में था जिसकी मौत अफ्रीका में हो गई थी। लेकिन फिर भी उसकी माँ समझाती है कि बेटा, असुंटा के साथ में तुम अपने फादर का बिजनेस आगे ले जा सकते हो, एक हैप्पी लाइफ को जी सकते हो, कब तक अकेले रहोगे? और असुंटा ने तुम्हें देखा था और वो तुमसे प्यार करती है। ये बात सुनकर सैल्वाटोर मुस्कुराया और कहता है ठीक है, मैं सोचूंगा। अगले संडे सैल्वाटोर बहुत अच्छे कपड़े और तैयार होकर चर्च में जाता है प्रे करने के लिए। उसने सोचा था कि असुंटा को चर्च में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा और अगर उसे वो लड़की पसंद आई तो वो अपनी माँ से हाँ बोल देगा। और फिर फाइनली असुंटा को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक छोटे से घर में सेटल हो जाते हैं। असुंटा हालांकि देखने में जरा भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था, बहुत केयरिंग था। असुंटा सैल्वाटोर का बहुत ध्यान रखती थी, बहुत केयरिंग थी और दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश थे। जब असुंटा को पता लगता है कि एक लड़की ने सैल्वाटोर को ठुकरा दिया था तो असुंटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बुरा लगता है और वो उस लड़की को बुरा भला बोलने लगती है। असुंटा कहती है कि कोई कैसे इतने अच्छे इंसान को रिजेक्ट कर सकता है। दोस्तों, अब असुंटा और सैल्वाटोर के बच्चे भी हो गए थे। सैल्वाटोर की जिंदगी मुश्किल थी। वो बहुत मेहनत करता था। फिशिंग सीजन में अपने भाइयों के साथ में 6 से 7 मील दूर जाया करता था मछली पकड़ने। कटल फिश की बहुत ज्यादा डिमांड थी मार्केट में, तो कटल फिश को पकड़ने के लिए वो लोग पूरी पूरी रात बोट में पड़े रहते थे।
दूसरी तरफ सैल्वाटोर को वाइन यार्ड को भी संभालना था। बीमारी की वजह से कई बार उसकी हड्डियां, उसकी पसलियां दर्द करती थीं, तो वो काम के बीच में सिगरेट्स पी लिया करता था और वहीं पर लेट जाया करता था। कभी कभी सैल्वाटोर अपने साथ में अपने बच्चों को भी समुंदर में ले आता था नहलाने के लिए। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बच्चा 3 साल का था और छोटा बच्चा 2 साल से भी कम उम्र का था। सैल्वाटोर दोनों बच्चों को एक एक करके बड़े प्यार से नहलाता। छोटे बच्चे को हथेली पर बैठाकर खूब हंसता और जब सैल्वाटोर हंसता तो ऐसा लगता जैसे मानो फरिश्ता हंस रहा हो। इतनी परेशानियां भी सैल्वाटोर के चेहरे से हंसी को छीन न सकी। सैल्वाटोर में एक ऐसी क्वालिटी थी जो हर किसी में नहीं होती, और वो क्वालिटी थी गुडनेस। इतना सब होने के बाद भी उसकी अच्छाई, उसकी गुडनेस हमेशा उसके साथ में रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी सिंपल सी कहानी। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।